नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसी खौफनाक लोक कथा की बिल्कुल गहराई में जाने वाले हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। यह सिर्फ कोई डरावनी कहानी भर नहीं है, बल्कि इंसानी लालच, हताशा और अलौकिक शक्तियों के साथ किए गए एक बेहद खतरनाक सौदे की एक केस स्टडी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी भूल पूरी जिंदगी को नर्क बना सकती है। कौवों को कभी भूलना नहीं, क्योंकि ये माफ नहीं करते। जरा सोचिए, ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये वो खौफनाक शर्त है जिस पर हमारी आज की पूरी कहानी टिकी है। एक तांत्रिक की दी गई ये वो आखिरी चेतावनी थी जिसने एक आम इंसान की पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। मतलब सीधा सा है, जब भी किसी अनजान अलौकिक शक्ति के साथ कोई सौदा होता है ना, तो उसकी एक बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी ही पड़ती है। भाग एक हताश आदमी, यानी द कैटलिस्ट ऑफ डेस्परेशन। बात हो रही है कानपुर के गोविंद नगर की। वहां रहने वाला अजितेश कर्ज के भारी बोझ तले पूरी तरह से दब चुका था। उसकी शादीशुदा जिंदगी में उसकी पत्नी सुनीता के साथ बस एक अजीब सी चुभने वाली खामोशी रह गई थी। और इन सब के ऊपर लखनऊ में रहने वाला उसका अमीर भाई सुरेश, जब भी वो मिलने आता तो उसकी तरस भरी नजरें और बातें अजितेश को अंदर तक तोड़कर रख देती थी। यही वो भयानक गरीबी और मानसिक दबाव था जिसने उसके अंदर रातों रात अमीर बनने की एक बेहद खतरनाक आग लगा दी। और इसी हताशा के बीच सर्दियों की एक धुंध भरी रात में एक ऐसा नजारा सामने आता है जो किसी को भी डरा दे। घनी धुंध है और एक बूढ़ा तांत्रिक झुकी हुई कमर के साथ मोहल्ले की गलियों में भटक रहा है। लेकिन सबसे अजीब बात क्या थी? उसके दोनों कंधों पर एक एक कौवा बैठा हुआ था, बिल्कुल शांत। यही वो पल था जब हमारे मुख्य पात्र ने पहली बार इस रहस्यमयी आकृति को देखा। ये इस बात का एकदम सटीक उदाहरण है कि जब इंसान अंदर से सबसे ज्यादा कमजोर होता है ना, तभी ऐसे खतरनाक रास्ते उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। भाग 2, काकतंत्र का रहस्य, द मैकेनिक्स ऑफ द पैक्ट। अब ये काकतंत्र आखिर है क्या? असल में ये एक बहुत ही प्राचीन और बेहद खतरनाक तांत्रिक विद्या है। इसमें कौवों को सिर्फ कोई मामूली पक्षी नहीं माना जाता, उन्हें पितृदूत कहा जाता है। यानी ये जीवित इंसानों और मरे हुए लोगों की दुनिया के बीच एक दरवाजे की तरह काम करते हैं। अगर इन्हें सही तरीके से साध लिया जाए तो ये किसी को भी ऐसी सफलता दिला सकते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन जिंदों और मुर्दों के बीच का ये पुल बदले में कुछ बहुत बड़ा मांगता है। और वो कीमत क्या थी? एक बेहद खौफनाक खूनी अनुष्ठान जिसे हर सुबह बिना किसी नागे के करना था। पहला कदम, अपनी उंगली काटकर ताजा खून निकालना। दूसरा, उस खून को अनाज के दानों में मिलाना। और तीसरा, सबसे अहम कदम, वो खून से सने दाने उन कौवों को खिलाना। ये कोई आम पूजा पाठ नहीं था, ये एक ऐसा सख्त नियम था जिससे दुनिया इधर की उधर हो जाए पर तोड़ा नहीं जा सकता था। ये दिखाता है कि ऐसी अलौकिक सफलताएं अपने साथ कितनी भयानक शर्तें लेकर आती हैं। भाग 3, अमीरी और एक भयानक भूल, द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब जरा इन दो हालातों को देखिए। एक तरफ वो हताश आदमी था जो धुंध में तांत्रिक को ढूंढता है और कामयाबी के लिए रोज अपना खून बहाने को तैयार रहता है। उसका काम बन जाता है, वो रईस बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ वही आदमी जो अब अमीर हो चुका है, एक बड़े से घर में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, और इसी अहंकार में आकर वो उस खून के अनुष्ठान को भूलने लगता है। पहले वो इसे हफ्ते में सिर्फ एक बार करता है और फिर धीरे धीरे ये पूरी तरह से बंद हो जाता है। दौलत ने उसे लापरवाह बना दिया था और यही लापरवाही उसकी जानलेवा गलती बन गई। भाग 4, कौवों का खौफनाक इंतकाम, द एस्केलेशन ऑफ हॉरर। तबाही का ये जो ग्राफ है ना, ये सच में बहुत डरावना है। पहले दिन एक अकेला कौवा नई कार पर बैठकर जोर जोर से चिल्लाता है। ये पहली चेतावनी थी। पहले हफ्ते में मरे हुए कौवों की लाशें घर के दरवाजे पर मिलने लगती हैं। पहले महीने में आते आते बिजनेस में भारी नुकसान। एक पार्टनर फ्रॉड करके भाग गया और गोडाउन में रहस्यमयी तरीके से आग लग गई। पैसा पानी की तरह बह गया। और इसका अंतिम चरण, ये सब अजितेश और उसके परिवार को वापस उसी पुराने खस्ताहाल घर में जाने पर मजबूर कर देता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। जब वे इस पुराने घर लौटते हैं तो सामने जो नजारा था वो मनोवैज्ञानिक दहशत की चरम सीमा थी। पूरा घर, छत और बाहर का वो पीपल का पेड़ सैकड़ों कौवों से घिरा हुआ था। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि वो कोई आवाज नहीं कर रहे थे। एकदम सन्नाटा। वो उड़ नहीं रहे थे, बस एक टक घूर रहे थे।
घबराहट में अजितेश अपनी गलती सुधारने के लिए उंगली काटकर वो खून वाले दाने रखता है, लेकिन कोई भी कौवा उसे खाने नीचे नहीं आता। वो शक्ति अब शांत नहीं होने वाली थी। वो अलौकिक समझौता हमेशा के लिए टूट चुका था। इस श्राप का असर सिर्फ गलती करने वाले तक सीमित नहीं रहा। इस खौफनाक तंत्र ने उस 15 साल के मासूम बेटे को भी अपनी चपेट में ले लिया। वो बच्चा एकदम खामोश हो गया था और दिन रात अपनी कॉपी में बस काले कौवे बनाता रहता, इतनी शिद्दत से कि क्रेयॉन के रंगों से उसके पूरे हाथ काले पड़ गए थे। ये हमें बताता है कि ऐसी अंधकारमय शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती, ये निर्दोषों को भी नहीं बख्शती। इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा खौफनाक है। अजितेश की गर्दन पर अचानक काले निशान उभर आते हैं, जो बिल्कुल किसी पक्षी की चोंच के निशान जैसे लग रहे थे। बुरी तरह घबराकर जब वो उसी तांत्रिक को ढूंढने जाता है तो पता है क्या देखता है? वो तांत्रिक खुद अधमरा पड़ा है। उसके शरीर पर पंजों और चोंच के गहरे घाव हैं। साफ था कि ये जादू सिर्फ इस्तेमाल करने वाले के लिए नहीं, सिखाने वाले के लिए भी उतना ही जानलेवा था। तांत्रिक के वो आखिरी शब्द, मूर्ख तेरी वजह से मेरी ये हालत हुई है, वो अब तुझसे सब कुछ छीन लेंगे, ये शब्द किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी हैं। और फिर आसमान का रंग ही बदल गया। काले बादल। पर ये कोई बारिश वाले बादल नहीं थे। ये सैकड़ों हजारों कौवों का झुंड था जिसने पूरे के पूरे आसमान को ढक लिया था। ये बिल्कुल किसी सर्वनाश जैसा दृश्य था। हवा में उड़ते उन अनगिनत पंखों की आवाज चीख चीख कर बता रही थी कि एक भयंकर और जानलेवा तूफान बस आने ही वाला है। और उस खौफनाक सन्नाटे को चीरती हुई सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, टक टक। रात के गुप अंधेरे में बेडरूम की खिड़की के कांच पर चोंच मारने की ये आवाज किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। ये वो पल था जब मौत सीधा उनके घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। कांच के उस पार से आखिर क्या दिख रहा था? लाल आंखें, रात के उस अंधेरे में चमकती हुई वो खौफनाक लाल आंखें जो सीधा अजितेश को घूर रही थीं। ये उस अलौकिक शक्ति के क्रोध का साक्षात रूप था, जो साफ साफ बता रहा था कि अब भागने या छिपने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे भयावह अंत पर। उस रात उस 15 साल के बेटे को अजीब से दौरे पड़ने लगते हैं। वो किसी मरते हुए पक्षी की तरह फड़फड़ाने लगता है। उसका चेहरा काला पड़ जाता है और उसके होंठ सिकुड़कर बिल्कुल एक चोंच का आकार ले लेते हैं। श्राप उस बच्चे के शरीर पर पूरी तरह हावी हो चुका था और फिर वो बच्चा अपने ही पिता पर जानलेवा हमला कर देता है। अंत में घर के अंदर सैकड़ों कौवे घुसाते हैं और अजितेश के शरीर को नोच नोच कर खत्म कर देते हैं। काकतंत्र के इंतकाम का यह सबसे हिंसक और खौफनाक तरीका था। भाग 5, एक शापित खंडहर, द आफ्टरमैथ। अंत में एक सवाल हमारे जहन में जरूर छूट जाता है। क्या कानपुर का वो खंडहर आज भी सिर्फ एक डरावनी भूतिया कहानी का हिस्सा है, या फिर ये इंसानी लालच की उस कीमत की एक शाश्वत चेतावनी है जिसे कभी माफ नहीं किया जाता? जब कोई इंसान बिना मेहनत के रातों रात सब कुछ पा लेना चाहता है, तो क्या वो भी अनजाने में किसी ऐसी ही खौफनाक शर्त पर दस्तखत नहीं कर रहा होता? ये एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।